आज हम एटॉमिक हैबिट्स की समरी लेकर आए हैं। उसकी शुरुआत एक बेहद ही पावरफुल और इमोशनल कहानी से होती है। खुद ऑथर जेम्स क्लियर की लाइफ की एक रियल घटना से। इस इंट्रोडक्शन में वो बताते हैं कि कैसे उनकी लाइफ एक एक्सीडेंट की वजह से पूरी तरह बदल गई और कैसे छोटे छोटे हैबिट्स ने उन्हें वापस स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बनाया। चलिए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेटर लाइफ। जेम्स क्लियर की लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया उनके हाई स्कूल सेकेंड ईयर के फाइनल डे पर। उस दिन उनके साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उनके क्लासमेट ने बेसबॉल का बैट घुमाया, लेकिन ग्रिप छूट जाने की वजह से वो बैट सीधा जेम्स के फेस पर जा लगा। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि उनकी नोज यू शेप में मुड़ गई, स्कल में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गए और दोनों आई सॉकेट्स पूरी तरह से टूट गईं। जेम्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास के लोग डर और शॉक में उनकी तरफ देख रहे थे। उनकी शर्ट पर खून के धब्बे थे और किसी ने उन्हें अपनी शर्ट दी जिससे वो अपनी ब्लीडिंग रोक सकें। उनका दिमाग चोट की वजह से इतनी स्वेलिंग के कारण ठीक से काम नहीं कर रहा था। जब उनके टीचर उन्हें स्कूल की नर्स के पास लेकर गए तो वहां उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछे गए। विच ईयर इज इट? जेम्स ने जवाब दिया 1998, लेकिन सही आंसर 2002 था। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? उन्होंने कहा बिल क्लिंटन, जबकि सही आंसर जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। आपकी मां का नाम क्या है? इस सवाल का जवाब देने में उन्हें 10 सेकंड लग गए। उनका दिमाग नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा था और कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो गए। उनके बॉडी ने इतनी स्वेलिंग को हैंडल करने से मना कर दिया और जल्द ही एम्बुलेंस उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। लेकिन वहां भी उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और फिर अचानक उनका सांस लेना पूरी तरह बंद हो गया। डॉक्टर्स को लगा कि लोकल हॉस्पिटल उनके केस को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने जेम्स को एक हेलीकॉप्टर से सिंसिनेटी के बड़े हॉस्पिटल में भेजने का फैसला किया। उनकी मां हेलीकॉप्टर में उनके साथ थी, लेकिन जेम्स को कुछ भी होश नहीं था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने देखा कि उनका दिमाग इतनी स्वेलिंग की वजह से सीजर्स यानी झटके देने लगा था। उनके ब्रोकन बोन्स को सर्जरी की ज़रूरत थी, लेकिन उनकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि सर्जरी करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्हें मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में डाल दिया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। जेम्स के पेरेंट्स के लिए ये मोमेंट बहुत पेनफुल था। 10 साल पहले उनकी छोटी बहन को ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर हुआ था और अब उनके बेटे की जान खतरे में थी। उसी हॉस्पिटल में उनकी बहन का इलाज हुआ था और अब वही डॉक्टर्स जेम्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हॉस्पिटल ने उनके पेरेंट्स को एक प्रीस्ट और सोशल वर्कर के साथ बातचीत करने को कहा ताकि उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिल सके। अगली सुबह डॉक्टर्स ने देखा कि जेम्स की हालत थोड़ी स्टेबल हो रही थी, इसलिए उन्होंने उन्हें कोमा से बाहर निकालने का फैसला किया। लेकिन जब जेम्स ने होश संभाला तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी स्मेल सेंस, गंध पहचानने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। जब उन्होंने एक जूस बॉक्स सूंघने की कोशिश की तो अचानक उनकी आंख की सॉकेट की फ्रैक्चर से हवा निकलने लगी और उनकी बाईं आंख सॉकेट से बाहर निकल आई। डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ दिनों में उनकी आंख अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगी, लेकिन फिर भी उनकी फेशियल फ्रैक्चर्स की सर्जरी करनी पड़ी। जब वो फाइनली घर लौटे तो उनकी रिकवरी का सफ़र बहुत लंबा और मुश्किल था। 8 महीनों तक वो कार नहीं चला सकते थे। उनकी विजन खराब हो चुकी थी और उन्हें बेसिक चीज़ों में भी दिक्कत आ रही थी। जेम्स को लगा कि उनकी लाइफ खत्म हो गई है। बेसबॉल उनके लिए सब कुछ था, लेकिन अब वो स्पोर्ट्स में भी परफॉर्म नहीं कर सकते थे। जब वो 1 साल बाद वापस फील्ड में गए तो उन्हें वार्सिटी टीम से हटा दिया गया और जूनियर वार्सिटी टीम में डाल दिया गया। उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका था और उन्होंने उस दिन गाड़ी में बैठकर अकेले रोते हुए बहुत से सॉन्ग्स सुने ताकि वो खुद को बेहतर महसूस करा सकें। लेकिन यहीं से उन्होंने एक नया सफ़र शुरू किया, छोटे छोटे हैबिट्स से अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने का। उन्होंने अपने डेली हैबिट्स को सुधारना शुरू किया। अच्छी नींद लेना, डिसिप्लिन में रहना, कंसिस्टेंट रहना और अपनी पढ़ाई व फिटनेस पर ध्यान देना। धीरे धीरे इन छोटे बदलावों का बड़ा असर हुआ।
कॉलेज में उन्होंने डेनिसन यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और वहाँ की बेसबॉल टीम का हिस्सा बने। फ्रेशमैन ईयर में उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी बनाए रखी और अपने छोटे छोटे हैबिट्स पर काम किया। सॉफ्टमोर ईयर में वो पिचिंग स्टाफ के मेन प्लेयर्स में से एक बन गए। जूनियर ईयर में उन्हें टीम कैप्टन चुना गया और एंड में उन्हें ऑल कॉन्फ्रेंस टीम में भी शामिल किया गया। 6 साल बाद जब उनका ग्रेजुएशन हुआ तो वो डेनिसन यूनिवर्सिटी के टॉप मेल एथलीट बने और ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में शामिल किए गए। उनका नाम यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड बुक्स में 8 अलग अलग कैटेगरीज में दर्ज किया गया। जेम्स कहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट नहीं आया, बल्कि ये छोटे छोटे डेली हैबिट्स का असर था जिसने उन्हें सक्सेसफुल बनाया। वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं थे, लेकिन उनका सिंपल फॉर्मूला था, रोज 1% बेटर बनो। हाउ आई लर्नड अबाउट हैबिट्स। डेनिसन यूनिवर्सिटी में जेम्स ने हैबिट्स की असली पावर को समझा। उन्होंने देखा कि अगर आप सही तरीके से छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करते जाओ तो लॉन्ग टर्म में बड़े रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। उनके सिंपल हैबिट्स कुछ ऐसे थे: हर दिन जल्दी सोना और पूरी नींद लेना, अपना कमरा साफ सुथरा रखना ताकि डिसिप्लिन बना रहे, रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना जिससे उनकी बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रांग बने। इन छोटे हैबिट्स की वजह से उनकी परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस दोनों इम्प्रूव हुए। उन्होंने कॉलेज में स्ट्रेट एस, सभी सब्जेक्ट्स में टॉप ग्रेड्स हासिल किए और उनकी फिटनेस भी बेहतर होती गई। धीरे धीरे उन्होंने अपने वेट को 170 पाउंड से 200 पाउंड तक बढ़ाया और एक स्ट्रॉन्ग एथलीट बन गए। जेम्स क्लियर की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उनके लिए हैबिट्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, बल्कि ये उनकी लाइफ को बदलने का एक रियल फॉर्मूला था। हाउ एंड वाई आई रोट दिस बुक। जेम्स ने 2012 में अपनी लर्निंग्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए jamesclear.com नाम की वेबसाइट शुरू की। उन्होंने हर हफ्ते 2 आर्टिकल्स लिखने की हैबिट डाली, जिससे धीरे धीरे उनके 1000 सब्सक्राइबर से बढ़कर 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए। 2015 में उन्होंने पेंगुइन रैंडम हाउस के साथ इस बुक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 2018 में ये बुक फाइनली लॉन्च हुई। आज ये किताब मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ बदल रही है और इसका कोर आइडिया यही है, छोटे बदलाव बड़े रिजल्ट्स लाते हैं अगर आप उन्हें लंबे समय तक बनाए रखें। द फंडामेंटल्स, व्हाई टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। ब्रिटिश साइकिलिंग की दशकों से खराब स्थिति 2003 में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई। ब्रिटिश साइकिलिंग, जो प्रोफेशनल साइकिलिंग में ब्रिटेन का गवर्निंग बॉडी था, वर्षों से औसत से भी नीचे प्रदर्शन कर रहा था। 1908 से 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिस्ट्स ने केवल एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था और सबसे प्रतिष्ठित साइकिलिंग कंपटीशन टूर de फ्रांस में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने कभी जीत हासिल नहीं की थी। उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि कुछ फेमस बाइसिकल मैन्युफैक्चरर्स ने ब्रिटिश साइकिलिंग को अपनी बाइसिकल्स बेचने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर एलीट राइडर्स ने देखा कि ब्रिटिश टीम उनकी साइकिल्स इस्तेमाल कर रही है तो उनकी सेल्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ब्रिटिश साइकिलिंग को इस निराशाजनक स्थिति से बाहर निकालने के लिए 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड को प्रदर्शन डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ब्रेल्सफोर्ड का कोचिंग स्टाइल अन्य कोचेस से अलग था। उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई जिसे उन्होंने द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहा। इसका अर्थ था, अगर हम हर छोटी चीज में सिर्फ 1% सुधार करें और इन छोटी सुधारों को एक साथ जोड़ें तो हम बड़े सुधार कर सकते हैं। छोटे सुधारों को जोड़ दें तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा चेंज ला सकता है। उनका विश्वास था कि अगर हर छोटे पहलू में सुधार किया जाए तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस में एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ हो सकती है। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने साइकिलिंग के हर छोटे छोटे पहलू में सुधार लाने के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च की और कुछ एबनॉर्मल लेकिन इफेक्टिव मेथड्स अपनाए। उन्होंने बाइसिकल्स को ज़्यादा एरोडायनामिक बनाने के लिए विंड टनल में टेस्टिंग की, साइकिल सीट्स को रीडिज़ाइन किया ताकि वे अधिक आरामदायक हों और टायर्स की ग्रिप सुधारने के लिए उन पर अल्कोहल लगाया ताकि फ्रिक्शन में स्लाइट इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। उन्होंने बायोफीडबैक सेंसर्स का उपयोग किया
जिससे यह पता चल सके कि प्रत्येक साइक्लिस्ट का शरीर विभिन्न वर्कआउट्स के प्रति कैसे रिएक्ट करता है। इसके अलावा उन्होंने साइक्लिस्ट्स के ट्रेनिंग और रिकवरी के लिए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए। ब्रेल्सफोर्ड केवल साइकिलिंग इक्विपमेंट और ट्रेनिंग मेथड्स को सुधारने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने साइक्लिस्ट्स की डेली रूटीन्स और लाइफस्टाइल्स में भी छोटे छोटे बदलाव किए, जो लंबे समय में उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में मदद कर सकते थे। उन्होंने टीम के सभी साइक्लिस्ट्स को सिखाया कि हाथ कैसे धोए ताकि वे बीमार होने से बच सकें। उन्होंने राइडर्स के लिए साइंटिफिकली बेस्ट पिलोज और मैट्रेसेस चुने ताकि वे सबसे अच्छी नींद ले सकें और उनके शरीर की रिकवरी तेज़ी से हो। इसके अलावा टीम ट्रक के अंदरूनी हिस्से को सफ़ेद रंग से पेंट किया गया ताकि धूल के छोटे छोटे कण भी नजर आ सकें, जो बाइसिकल्स की परफॉर्मेंस को सटली प्रभावित कर सकते थे। इन छोटे छोटे बदलावों का असर जल्द ही दिखने लगा। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग ने 60% सोने के पदक जीते। 2012 लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2012 में ब्रैडले विंग्स पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डी फ्रांस जीता। अगले 6 वर्षों में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 5 बार टूर डी फ्रांस जीता। ब्रिटिश साइकिलिंग का यह ट्रांसफॉर्मेशन इतिहास में सबसे सफल प्रदर्शन में से एक बन गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी आदतों में छोटे छोटे सुधार लाते हैं तो उनका प्रभाव समय के साथ मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। वाई स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं, लेकिन असल में छोटे छोटे बदलाव ही सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं। छोटे बदलाव एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में नोटिसेबल नहीं होते, लेकिन जब वे समय के साथ जुड़ते हैं तो परिणाम अविश्वसनीय होते हैं। इसे एक मैथमेटिकल थ्योरी से समझाया जा सकता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो 1 साल बाद आपकी परफॉर्मेंस लगभग 0 पर आ जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि छोटे सुधार दिखने में इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये कंपाउंड होकर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। हम अक्सर इमीडिएट रिजल्ट्स न मिलने के कारण डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि प्रोग्रेस का असली जादू कंपाउंडिंग में छिपा होता है। जेम्स क्लियर इसे एक एयरप्लेन के उदाहरण से समझाते हैं। अगर एक एयरप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा है और टेक ऑफ के समय उसका पायलट सिर्फ 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तो वह न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन डीसी पहुंचेगा। ये बदलाव शुरुआत में बहुत छोटा लगता है, लेकिन दूरी पूरी करने के बाद इसका असर बहुत बड़ा होता है। इसी तरह अगर हम अपनी डेली हैबिट्स में छोटे छोटे सुधार करें तो कुछ सालों बाद हमारी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। योर हैबिट्स कैन कंपाउंड फॉर यू और अगेंस्ट यू। अच्छी आदतें और बुरी आदतें दोनों कंपाउंड होती हैं। प्रोडक्टिविटी कंपाउंड्स। अगर आप एक एक्स्ट्रा टास्क पूरा करते हैं तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और आपका दिमाग नए चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाता है। नॉलेज कंपाउंड्स। हर नया आइडिया आपकी सोचने की क्षमता को और बढ़ा देता है। रिलेशनशिप्स कंपाउंड। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो बदले में लोग भी आपकी मदद करने को तैयार रहते हैं, लेकिन इसका उल्टा भी सही है। स्ट्रेस कंपाउंड्स। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं तो कुछ सालों बाद ये क्रॉनिक स्ट्रेस बन सकता है। नेगेटिव थॉट्स कंपाउंड। अगर आप खुद को कमज़ोर, असफल या बेकार मानते हैं तो यह सोच आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर हावी हो सकती है। आउटरेज कंपाउंड्स। गुस्सा और नफरत धीरे धीरे बढ़ती जाती है और किसी एक घटना से यह पूरी तरह विस्फोट कर सकती है। इसीलिए हमें अपनी हैबिट्स को वाइजली चुनना चाहिए, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म में हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन कर देती है। व्हाट प्रोग्रेस इज रियली लाइक। जेम्स क्लियर बताते हैं कि प्रोग्रेस हमेशा लीनियर नहीं होती। लोग अक्सर यह उम्मीद करते हैं कि उनकी मेहनत का असर तुरंत दिखेगा, लेकिन असल में प्रोग्रेस एक प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल के रूप में होती है। जेम्स इसे एक आइस क्यूब के उदाहरण से समझाते हैं। अगर एक कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो आइस क्यूब पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है आइस अचानक पिघलने लगती है। इसी तरह हम महीनों तक मेहनत करते हैं
लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। फिर अचानक एक दिन हमारी मेहनत का असर दिखने लगता है। लोग अक्सर इस प्रोसेस को गलत समझते हैं और जल्दी गिव अप कर देते हैं, लेकिन असली ग्रोथ इसी अनसीन फेज में होती है। फॉरगेट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स। लोग अक्सर सिर्फ गोल सेटिंग पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली बदलाव सिस्टम से आता है। गोल वीसी सिस्टम। एक कोच का लक्ष्य हो सकता है टीम को चैंपियन बनाना, लेकिन असली बदलाव रोजाना की ट्रेनिंग सिस्टम में होता है। एक लेखक का लक्ष्य किताब लिखना हो सकता है, लेकिन असली बदलाव लिखने की डेली हैबिट में होता है। एक रनर का लक्ष्य मैराथन जीतना हो सकता है, लेकिन असली जीत रोजाना की प्रैक्टिस में छिपी होती है। अगर आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो आप टेम्पोरेरी सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम पर ध्यान देंगे तो आप लाइफ टाइम सक्सेस पा सकते हैं। हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। वाई बैड हैबिट्स स्टिक एंड गुड हैबिट्स फेड। कभी आपने सोचा है कि बुरी आदतें इतनी जल्दी क्यों बन जाती हैं, लेकिन अच्छी आदतों को बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों होता है? अगर आपने कभी जिम ज्वाइन किया हो, जर्नल लिखने की कोशिश की हो या मेडिटेशन शुरू किया हो, तो शायद आपने ये महसूस किया होगा कि ये आदतें कुछ ही दिनों में छूट जाती हैं। दूसरी तरफ जंक फूड खाना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ज़्यादा टीवी देखना या स्मोकिंग जैसी आदतें बिना किसी एफर्ट के बनी रहती हैं। इसके दो कारण हैं। एक, हम गलत चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं। दो, हम गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में हम पहले कारण को समझेंगे और अगले चैप्टर्स में दूसरे कारण को। 3 परतें, व्यवहार, चेंज। अगर आप हैबिट चेंज को एक अनियन की तरह देखें तो इसमें 3 लेयर होती हैं। एक, आउटकम्स जैसे वज़न कम करना, किताब लिखना, मैराथन जीतना। 2, प्रोसेसेस जैसे डाइट प्लान अपनाना, रोज़ लिखना, दौड़ने की प्रैक्टिस करना। 3, आइडेंटिटी जैसे खुद को एक हेल्दी व्यक्ति, लेखक या एथलीट मानना। अधिकांश लोग आउटकम बेस्ड चेंज पर ध्यान देते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं अपना वज़न घटा लूँ तो मैं फिट हो जाऊंगा, लेकिन असली बदलाव आइडेंटिटी बेस्ड चेंज से आता है। अगर मैं खुद को फिट इंसान मानूं तो मैं वैसे ही काम करूंगा। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आदतें बदलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले अपनी पहचान बदलो, फिर अपने व्यवहार में बदलाव खुद आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्मोकर है तो वो कहेगा मैं कोशिश कर रहा हूं स्मोकिंग छोड़ने की। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे मैं स्मोकर नहीं हूं, तो यह एक आइडेंटिटी शिफ्ट होगी। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आपको खुद को उस पहचान के अनुसार साबित करने की ज़रूरत महसूस होती है। हाउ आइडेंटिटी शेप्स बिहेवियर। हर बार जब आप किसी नई आदत को अपनाते हैं तो आप अपने नए आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज़ लिखते हैं तो आप खुद को राइटर मानने लगते हैं। अगर आप रोज़ वर्कआउट करते हैं तो आप खुद को फिट पर्सन मानने लगते हैं। लेकिन आइडेंटिटी चेंज एक प्रोसेस होता है, कोई वन टाइम डिसीजन नहीं। द 2 स्टेप प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आइडेंटिटी। स्टेप 1, तय करें कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। स्टेप 2, उस पहचान को साबित करने के लिए छोटी छोटी जीत हासिल करें। एग्जाम्पल, अगर आप फिट बनना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट वॉक करें। अगर आप रीडर बनना चाहते हैं तो हर दिन 1 पेज पढ़ें। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो हर दिन 1 घंटा फोकस्ड वर्क करें। वाई आइडेंटिटी चेंज इज की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। बहुत से लोग सिर्फ गोल पर फोकस करते हैं, मुझे 10 किलो वज़न कम करना है। लेकिन सही तरीका है कि आप सोचें मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, और हेल्दी इंसान कैसा व्यवहार करते हैं। जब आप गोल आधारित माइंडसेट अपनाते हैं तो सफलता के बाद प्रेरणा खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप पहचान आधारित माइंडसेट अपनाते हैं तो आप हमेशा उस व्यवहार को बनाए रखते हैं। एवरी एक्शन इज़ अ वोट फॉर योर आइडेंटिटी। हर बार जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो यह आपकी नई पहचान के लिए एक वोट की तरह काम करता है। एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाते हैं इज़ इक्वल टू 1 वोट फॉर बीइंग फिट। अगर आप जंक फूड खाते हैं इज़ इक्वल टू 1 वोट फॉर बीइंग अनहेल्थी। कोई भी एक एक्शन आपकी पहचान को पूरी तरह नहीं बदलता, लेकिन कई एक्शंस मिलकर एक नई पहचान बना सकते हैं। सक्सेस डजंट कम फ्रॉम रैडिकल चेंजेस, इट कम्स फ्रॉम स्मॉल रिपीटेड एक्शंस। हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। आदतें क्यों बनती हैं?
क्या कोई साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे हम नई आदतें बना सकते हैं और पुरानी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं? इस चैप्टर में हम 4 साइंटिफिक स्टेप्स के बारे में सीखेंगे जो किसी भी आदत के बनने की प्रक्रिया को समझाते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को समझ लें तो आप अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। द साइंस बिहाइंड हैबिट फॉर्मेशन। आदतें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक बिहेवियर के रूप में काम करती हैं। जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है तो हमारा दिमाग उसे एक शॉर्टकट के रूप में अपनाने लगता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं तो यह एक हैबिट लूप बन चुकी है। अगर आप खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत डाल लें तो कुछ ही हफ्तों में यह ऑटोमेटिक हो जाएगा। द हैबिट लूप 4 स्टेप मॉडल ऑफ हैबिट्स। हर आदत 4 स्टेप्स में काम करती है। 1. क्यू यानी संकेत, वह ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। 2. क्रेविंग यानी लालसा, वह चाहत जो आपको आदत को दोहराने पर मजबूर करती है। 3. रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, वह एक्शन जो आप लेते हैं। 4. रिवॉर्ड यानी इनाम, जो आपको अच्छा महसूस कराता है और आदत को मजबूत करता है। ये 4 स्टेप हैबिट लूप हर आदत में मौजूद होता है। स्टेप 1. क्यू द ट्रिगर दैट स्टार्ट्स द हैबिट। हर आदत का कोई ट्रिगर होता है जो उसे एक्टिव करता है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। लोकेशन, जैसे ऑफिस पहुंचते ही कॉफ़ी पीने का मन करना। टाइम, जैसे रात 10 बजे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। इमोशनल स्टेट, जैसे स्ट्रेस होने पर चॉकलेट खाना। पीपल, जैसे किसी स्मोकर दोस्त के साथ होने पर आपको भी सिगरेट पीने का मन करना। स्टेप 2. क्रेविंग, आदत के पीछे की प्रेरणा। कोई भी आदत खुद में अट्रैक्टिव नहीं होती, बल्कि हम आदत को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उससे हमें कोई अच्छा अनुभव मिलता है। एग्जाम्पल, जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो असल में आपको सोशल वैलिडेशन की क्रेविंग होती है। जब आप चॉकलेट खाते हैं तो असल में आपको डोपामाइन रिलीज की क्रेविंग होती है। यानी असली ताकत हैबिट की क्रेविंग में होती है, ना कि हैबिट में। स्टेप 3. रिस्पॉन्स द एक्शन यू टेक। अगर क्यू मिला और क्रेविंग हुई तो अगला स्टेप होता है रिस्पॉन्स, यानी आप उस आदत को करते हैं या नहीं। लेकिन कोई भी आदत तभी बनेगी जब वह आसान और डूएबल होगी। एग्जाम्पल, अगर जिम बहुत दूर है तो आप शायद ही डेली वर्कआउट करेंगे। अगर किताब आपके बैग में रहती है तो पढ़ने की संभावना कम होगी। इसलिए हैबिट फॉर्मेशन को आसान बनाना ज़रूरी है। स्टेप 4. रिवॉर्ड द बेनिफिट दैट रीइंफोर्सेस द हैबिट। हर आदत का कोई रिवॉर्ड होता है जो हमारे दिमाग को सिखाता है कि इसे दोहराना है या नहीं। पॉजिटिव रिवॉर्ड, अगर हैबिट के बाद अच्छा महसूस होता है तो दिमाग इसे दोहराने के लिए प्रेरित करता है। नेगेटिव रिवॉर्ड, अगर हैबिट के बाद बुरा महसूस होता है तो दिमाग इसे अवॉइड करने लगता है। एग्जाम्पल, जिम जाने के बाद आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, अगली बार जाने का मन करेगा। अगर सिगरेट पीने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है, आपका दिमाग इसे बार बार करने को कहेगा। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं और बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो आपको इस 4 स्टेप मॉडल का उपयोग करना होगा। अच्छी आदतें बनाने के लिए: 1. मेक इट ऑब्वियस। आदत को इतना साफ रखें कि उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो। 2. मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को दिलचस्प और मज़ेदार बनाएं। 3. मेक इट ईजी। आदत को करने में किसी भी बाधा को कम करें। 4. मेक इट सेटिस्फाइंग। आदत के तुरंत बाद एक छोटा इनाम दें। बुरी आदतें छोड़ने के लिए: 1. मेक इट इनविजिबल। ट्रिगर को अपनी लाइफ से हटा दें। 2. मेक इट अनअट्रैक्टिव। आदत को बुरी और नकारात्मक रूप में देखें। 3. मेक इट डिफ़िकल्ट। आदत को करने में बाधाएं बढ़ाएं। 4. मेक इट अनसैटिस्फाइंग। आदत करने पर नेगेटिव असर डालें। हर आदत 4 स्टेप्स में बनती है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू वह ट्रिगर है जो आदत को शुरू करता है। क्रेविंग वह मोटिवेशन है जो हमें आदत को दोहराने पर मजबूर करती है। रिस्पॉन्स वह एक्शन है जो हम करते हैं। रिवॉर्ड वह इनाम है जो हमें आदत को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छी आदतें बनाने के लिए उन्हें ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, ईजी और सेटिस्फाइंग बनाएं। बुरी आदतें छोड़ने के लिए उन्हें इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफ़िकल्ट और अनसेटिस्फाइंग बनाएं। अगर आप इस 4 स्टेप फ्रेमवर्क को समझ लें
और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप अपनी किसी भी आदत को बदल सकते हैं। द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। हमारी जिंदगी में आदतें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हम रोजाना जो भी काम करते हैं उनमें से ज्यादातर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बनी आदतों के कारण होते हैं। हम कई बार बिना सोचे समझे आदतों को अपनाते हैं और उन पर अमल करते रहते हैं। कुछ आदतें अच्छी होती हैं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, जबकि कुछ आदतें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब हम कोई भी नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम यह गलती कर बैठते हैं कि हम हैबिट फॉर्मेशन को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस समझते हैं, जबकि असल में यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जिसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह बहुत इफेक्टिव हो सकती है। इस पार्ट में पहले नियम, द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस पर चर्चा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि अगर हमें किसी अच्छी आदत को अपनाना है तो उसे हमारे सामने स्पष्ट और दिखाई देने योग्य होना चाहिए ताकि उसे अपनाना आसान हो जाए। आदतों को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लिया जाए और अपने आसपास के माहौल को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि यह आदतें स्वाभाविक रूप से विकसित हो सकें। इस सेक्शन में 4 चैप्टर्स शामिल हैं जो इस बात को विस्तार से समझाते हैं कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं, हमें नई आदतों को शुरू करने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए, हमारे वातावरण का हमारी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है और अंत में सेल्फ कंट्रोल कैसे काम करता है और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। द मैन हु डिडंट लुक राइट। हमारा दिमाग बिना हमारे जाने भी कई चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता है और कई बार यह हमें किसी संभावित खतरे या असामान्य स्थिति के प्रति सतर्क कर देता है, भले ही हमें खुद इसका एहसास ना हो। लेखक ने इस चैप्टर में एक डॉक्टर की कहानी साझा की है जिसने बिना किसी मेडिकल टेस्ट के ही अपने एक मरीज में गंभीर बीमारी को पहचान लिया था। दिलचस्प बात यह थी कि डॉक्टर खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे कैसे महसूस हुआ कि मरीज की हालत सही नहीं है, लेकिन असल में ये उसके दिमाग की पैटर्न रिकॉग्निशन की क्षमता थी। हमारा दिमाग कई सालों तक अनगिनत अनुभवों को इकट्ठा करता है और जब कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है तो यह हमें सतर्क कर देता है, भले ही हम इसे तर्कसंगत रूप से समझ न पाएं। यही प्रक्रिया हमारी आदतों के साथ भी होती है। हमारे आसपास के माहौल में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और हमें किसी आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर सुबह उठकर सबसे पहले फ़ोन चेक करता है तो इसका कारण यह है कि फ़ोन उसके बिस्तर के पास रखा होता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हर शाम जंक फूड खाता है तो संभव है कि उसने अपने फ्रिज में हमेशा अनहेल्थी स्नैक्स रखे हों। हमारी आदतें ज़्यादातर उन्हीं क्यूज़ पर आधारित होती हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं। अगर हमें अच्छी आदतें अपनानी हैं तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में मौजूद उन क्यूज़ को समझना होगा जो हमें किसी आदत को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। नई आदत को अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इसे सही रणनीति के साथ शुरू किया जाए तो यह लंबे समय तक बनी रह सकती है। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन के लिए 2 प्रमुख रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। 1, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। जब हम किसी आदत को अपनाने के लिए एक स्पष्ट योजना बना लेते हैं तो उसे फॉलो करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप तय कर लें कि मैं हर सुबह 7 बजे उठकर 15 मिनट योग करूंगा तो इसे फॉलो करना ज़्यादा आसान होगा। जब किसी आदत के लिए मैं यह काम इस समय और इस जगह पर करूंगा जैसा एक स्पष्ट नियम बना लिया जाता है तो उसे अपनाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। 2, हैबिट स्टैकिंग। ये तकनीक बताती है कि अगर हम किसी नई आदत को अपनी पहले से बनी हुई आदत से जोड़ दें तो वह जल्दी हमारी लाइफ का हिस्सा बन सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप ब्रश करने के बाद 5 मिनट तक मेडिटेशन करूंगा जैसा नियम बना लें तो यह आदत जल्दी आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगी। अगर किसी आदत को अपने शेड्यूल में एक निश्चित समय और स्थान से जोड़ दिया जाए तो उसे बनाए रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर्स मोर। बहुत से लोग मानते हैं कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मोटिवेशन है, लेकिन लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि मोटिवेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका एनवायरनमेंट है। अगर हमारा एनवायरनमेंट सही तरीके से सेट किया गया हो
तो अच्छी आदतें स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाती हैं, और अगर एनवायरनमेंट सही ना हो तो बुरी आदतें जल्दी हावी हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स: अगर आप डेस्क पर हमेशा एक किताब रखें तो आपको उसे पढ़ने की याद बार बार आएगी और पढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप अनहेल्थी फूड फ्रिज में सबसे ऊपर रखें तो आप उसे ज़्यादा खाएंगे, लेकिन अगर फल और सलाद को सामने रखें तो आपकी खाने की आदतें बदल जाएंगी। इसलिए आपको खुद को अच्छी आदतों के करीब लाना है और बुरी आदतों से दूर करना है। अगर आप अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं तो अपने माहौल को इस तरह से डिज़ाइन करें कि यह आपके लिए आसान हो जाए। द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। हम में से ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अगर हमें बुरी आदतों को छोड़ना है तो हमें स्ट्रॉन्ग विल पावर और सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होगी। लेकिन लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि लोगों के सेल्फ कंट्रोल की ताकत नहीं, बल्कि उनका वातावरण ही उनकी आदतों को नियंत्रित करता है। एग्जाम्पल: अगर कोई व्यक्ति मीठा खाना छोड़ना चाहता है तो उसे बस इतना करना है कि घर में मिठाई रखना ही बंद कर दे। अगर कोई फ़ोन पर ज़्यादा समय बर्बाद करना नहीं चाहता तो उसे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर देनी चाहिए। इसलिए अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसे सिर्फ सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर न रखें, बल्कि उस हैबिट को ट्रिगर करने वाले क्यूज़ को ही अपनी लाइफ से हटा दें। अगर कोई चीज़ हमारे आसपास नहीं होगी तो हमें सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने वातावरण को इस तरह से व्यवस्थित करें कि अच्छी आदतों को अपनाना आसान हो जाए और बुरी आदतों को अपनाना मुश्किल हो जाए, तो हमें बार बार सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही हैबिट फॉर्मेशन का सबसे प्रभावी तरीका है। द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदतों को बनाने और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सिर्फ यह जानना ज़रूरी नहीं कि हमें कौन सी आदतें अपनानी चाहिए, बल्कि यह भी समझना ज़रूरी है कि हमारा मस्तिष्क, ब्रेन कैसे काम करता है और हमें आदतें अपनाने के लिए क्या चीज़ें आकर्षित करती हैं। द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, इस बात पर केंद्रित है कि किसी आदत को ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए ताकि उसे अपनाना आसान और स्वाभाविक लगे। अगर कोई आदत हमें प्लेजेंट, रिवॉर्डिंग और डिज़ायरेबल लगेगी तो उसे अपनाना हमारे लिए स्वाभाविक बन जाएगा। दूसरी ओर, अगर कोई आदत बोरिंग, अनप्लेजेंट या कठिन लगेगी तो उसे अपनाना मुश्किल होगा। इस सेक्शन में 3 अध्याय शामिल हैं जो विस्तार से बताते हैं कि हम कैसे आदतों को अधिक आकर्षक बना सकते हैं, हमारे आसपास के लोग हमारी आदतों को कैसे प्रभावित करते हैं और बुरी आदतों के मूल कारणों की पहचान कर उन्हें सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। हाउ टू मेक अ हैबिट इररेसिस्टिबल। हमारी आदतें केवल हमारी विल पावर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे डोपामीन सिस्टम पर भी निर्भर करती हैं। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें किसी चीज़ को करने की प्रेरणा देता है और हमें इसे दोहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। कई लोग यह सोचते हैं कि डोपामीन सिर्फ प्लेजर से जुड़ा है, लेकिन असल में यह मोटिवेशन का मुख्य स्रोत है। जब हम कोई आदत अपनाते हैं तो डोपामाइन हमारे दिमाग में तब सबसे ज़्यादा रिलीज होता है जब हम उस आदत की उम्मीद करते हैं, न कि तब जब हम उसे वास्तव में करते हैं। उदाहरण के लिए, चॉकलेट खाने से पहले ही हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें इसे खाने की तीव्र इच्छा होती है। अगर हम किसी आदत को इररेसिस्टिबल यानी अवश्य करने योग्य बनाना चाहते हैं तो हमें इसे टेम्पटेशन बंडलिंग के जरिए अधिक डिज़ायरेबल बनाना होगा। इसका मतलब है कि किसी अच्छी आदत को किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ना जिसे हम पहले से ही पसंद करते हैं। एग्जाम्पल: अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना पसंद है लेकिन एक्सरसाइज करना पसंद नहीं, तो आप नियम बना सकते हैं कि मैं सिर्फ तब नेटफ्लिक्स देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूँगा। अगर आपको कॉफ़ी पसंद है लेकिन किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, तो आप नियम बना सकते हैं कि मैं सिर्फ तब कॉफ़ी पीऊँगा जब मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। ये रणनीति हमें कठिन लेकिन फ़ायदेमंद आदतों को अपनाने में मदद करती है, क्योंकि इसमें हमें कुछ ऐसा मिलता है जो हमें पहले से ही पसंद है। द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। हमारी आदतें न सिर्फ व्यक्तिगत इच्छाओं और डोपामीन सिस्टम से प्रभावित होती हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों से भी प्रभावित होती हैं। हमारा सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण, हमारी आदतों को गहराई से प्रभावित करता है। हमारे आसपास 3 तरह के सामाजिक समूह होते हैं जो हमारी आदतों को आकार देते हैं। द क्लोज ग्रुप, निकटतम लोग, परिवार और दोस्त।
हम उन्हीं आदतों को अपनाने की संभावना रखते हैं जो हमारे परिवार और दोस्तों में आम है। अगर हमारे दोस्त रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लिए भी इसे अपनाना आसान हो जाता है। अगर हमारे परिवार में हर कोई टीवी के सामने ज़्यादा समय बिताता है तो हमारे लिए इसे अवॉइड करना मुश्किल होता है। 2. द मैनी, समाज का बड़ा समूह। हम ऐसी आदतें अपनाने की प्रवृत्ति रखते हैं जो हमारे समाज या समुदाय में सामान्य रूप से प्रचलित है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ऑफिस में वर्कaholic अत्यधिक काम करने की आदत कल्चर है तो वहाँ के नए कर्मचारी भी देर तक काम करने की आदत डाल लेते हैं। इसी तरह अगर किसी समाज में लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो वहाँ के लोग फिटनेस को ज़्यादा महत्व देंगे। 3. द पावरफुल, प्रभावशाली लोग जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। हम अक्सर उन लोगों की नकल करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिनकी हम इज्जत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है तो वह भी उनकी तरह फिट रहने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर कोई बच्चा अपने माता पिता को रोज किताबें पढ़ते हुए देखता है तो उसमें भी पढ़ने की आदत विकसित हो सकती है। अगर हमें किसी अच्छी आदत को अपनाना है तो हमें ऐसे लोगों के साथ खुद को घेरना होगा जो उस आदत को पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। अगर हम ऐसे समूह में शामिल होते हैं जहां अच्छी आदतों को अपनाया जाता है तो उन्हें अपनाना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। बुरी आदतों को सिर्फ विल पावर से नहीं बदला जा सकता, बल्कि हमें उनके रूट कॉज को समझना और उसे ठीक करना ज़रूरी होता है। हमारी बुरी आदतें सिर्फ हमारे व्यक्तित्व या आत्मनियंत्रण की कमी के कारण नहीं बनती, बल्कि वे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारणों से भी जुड़ी होती हैं। हर बुरी आदत किसी न किसी अनमेट नीड यानी अधूरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए होती है। एग्जाम्पल्स: अगर कोई व्यक्ति बार बार सोशल मीडिया चेक करता है तो शायद वह बोर्डम से बचने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति हर बार स्ट्रेस्ड होने पर स्मोकिंग करता है तो वह रिलैक्सेशन पाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक जंक फूड खाता है तो वह शायद इमोशनल कंफर्ट खोज रहा है। अगर हमें किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो हमें यह समझना होगा कि वह कौन सी ज़रूरत पूरी कर रही है और हम उसे किसी अच्छी आदत से कैसे बदल सकते हैं। आपकी बुरी आदत कौन सी ज़रूरत पूरी कर रही है? 2. उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक नई अच्छी आदत ढूंढें। 3. बुरी आदत को कम आकर्षक और कठिन बनाएं। छोड़ना चाहते हैं तो उसे कम आनंददायक और कठिन बना दें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोशल मीडिया यूसेज कम करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन से उन ऐप्स को हटा सकते हैं या किसी ऐप ब्लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ज़्यादा पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो आप अपनी किताब को अपने बेड के पास रख सकते हैं ताकि आपको उसे पढ़ने की याद आती रहे। द थर्ड लॉ, मेक इट ईजी। वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता बड़े और मुश्किल बदलाव करने से आती है, लेकिन हकीकत में यह छोटे और लगातार किए जाने वाले सुधारों से बनती है। कोई भी नई हैबिट शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका इसे आसान बनाना है। जब हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे दिमाग में मजबूत न्यूरल पाथवेज बना लेती है, जिससे वह एक्टिविटी आसान और ऑटोमेटिक हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट न्यूरोसाइंस में हेब्स लॉ से जुड़ा हुआ है, जो कहता है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी जब हम किसी हैबिट को बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग इसे इंटरनलाइज कर लेता है। इस प्रोसेस को हैबिट फॉर्मेशन कहा जाता है। कोई भी स्किल या हैबिट को डेवलप करने के लिए रेपिटिशन ज़रूरी है, न कि केवल प्लानिंग और मोटिवेशन। एक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। मोशन यानी किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना या प्लान बनाना, जबकि एक्शन का मतलब उसे सच में करना। अक्सर लोग एक्शन लेने के बजाय मोशन में फंस जाते हैं, जिससे रियल प्रोग्रेस नहीं हो पाती। अगर आप कोई नई हैबिट डालना चाहते हैं तो इसे बार बार करने की कोशिश करें, ना कि परफेक्ट प्लान बनाने में समय खराब करें। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हमेशा वही हैबिट ज़्यादा टिकती है जो करने में आसान होती है। ये कॉन्सेप्ट द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर आधारित है, जो कहता है कि इंसान हमेशा वही रास्ता चुनता है जो सबसे कम रेजिस्टेंस वाला हो। इसलिए अगर हमें किसी अच्छी हैबिट को अपनाना है तो उसे आसान बनाना होगा और बुरी हैबिट को मुश्किल बनाना होगा।
इसके लिए हमें एनवायरनमेंट डिज़ाइन पर ध्यान देना चाहिए। हम जो चीज़ें बार बार देखते हैं वही हमारे बिहेवियर को शेप करती हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स को अपने आसपास रखें। अगर जंक फूड कम करना चाहते हैं तो उसे खरीद कर घर में ना रखें। इसी तरह किसी भी नई हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए उसे अपने एनवायरनमेंट में नेचुरली फिट करना होगा। टेक्नोलॉजी ने भी कई कामों को आसान बना दिया है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी ऐप्स और ऑटोमेशन टूल्स, जिससे हम कम एफर्ट में ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल को हैबिट्स में अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो पहले से ही अपने वर्कआउट क्लोथ्स तैयार रखें ताकि फ्रिक्शन कम हो। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को आसान बनाएंगे उतना ही उसे करने की संभावना बढ़ जाएगी। हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी किसी काम को टालते रहना एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसे द 2 मिनट रूल से ख़त्म किया जा सकता है। ये रूल कहता है कि किसी भी नई हैबिट को शुरू करने के लिए उसे इतना छोटा बना दें कि उसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। अगर आप रीडिंग हैबिट डालना चाहते हैं तो गोल हर दिन 50 पेज पढ़ना रखने के बजाय सिर्फ 1 पेज पढ़ना रखें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो 1 घंटा जिम जाने की बजाय सिर्फ 1 पुशअप करने का लक्ष्य रखें। जब आप एक छोटा स्टेप उठाते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर ने इसे गेटवे हैबिट कहा है, यानी जब आप कोई छोटी हैबिट शुरू कर देते हैं तो वही आपको आगे बड़ी हैबिट तक ले जाती है। ये रूल हैबिट फॉर्मेशन को आसान बनाने का एक पावरफुल तरीका है, क्योंकि इससे शुरुआत करना आसान हो जाता है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। हैबिट्स को सस्टेनेबल बनाने के लिए उन्हें ऑटोमेटिक और अनअवॉइडेबल बनाना ज़रूरी है। इसका सबसे अच्छा तरीका कमिटमेंट डिवाइसेस का यूज़ करना है। कमिटमेंट डिवाइसेस वे स्ट्रैटेजीज होती हैं जो फ्यूचर में आपको सही डिसीजंस लेने के लिए मजबूर करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको सोशल मीडिया कम यूज़ करना है तो आप ऐसे ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो स्पेसिफिक वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दें। अगर आपको ज़्यादा सेविंग्स करनी है तो आप अपने अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हैबिट कॉन्ट्रैक्ट भी एक पावरफुल तरीका है, जिसमें आप किसी और व्यक्ति के साथ कमिटमेंट करते हैं कि आप अपनी नई हैबिट को फॉलो करेंगे। जब किसी और को आपकी प्रोग्रेस के बारे में पता होता है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और आप अपनी हैबिट को लंबे समय तक बनाए रख पाते हैं। द फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। किसी भी हैबिट को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसे सेटिस्फाइंग बनाना ज़रूरी है। इंसान का दिमाग उसी बिहेवियर को दोहराने की आदत डालता है जिससे उसे तुरंत प्लेजर या रिवॉर्ड मिलता है। इसे द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज कहा जाता है। What is immediately rewarded is repeated. What is immediately punished is avoided. हैबिट्स के असर को समझने के लिए हमें इमीडिएट रिवॉर्ड्स और डिलेड रिवॉर्ड्स के बीच का अंतर समझना होगा। जब हम कोई अच्छी हैबिट अपनाते हैं तो उसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में दिखता है, लेकिन बुरी हैबिट्स का नुकसान धीरे धीरे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप आज जंक फूड खाते हैं तो तुरंत आपको टेस्ट का आनंद मिलेगा, लेकिन इसका नुकसान फ्यूचर में वेट गेन के रूप में दिखेगा। इसी तरह अगर आप आज एक्सरसाइज करते हैं तो इसका फ़ायदा तुरंत नहीं दिखता, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपकी फिटनेस को बेहतर बनाएगा। यही कारण है कि लोग अक्सर बैड हैबिट्स को फॉलो करते हैं और गुड हैबिट्स को छोड़ देते हैं। इसलिए किसी भी अच्छी हैबिट को सस्टेनेबल बनाने के लिए उसे तुरंत रिवॉर्डिंग बनाना ज़रूरी है। इसके लिए हैबिट ट्रैकिंग और रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जा सकता है, जिससे हमें इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिल सके। हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। किसी भी हैबिट को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हैबिट ट्रैकिंग एक पावरफुल टूल है। जब हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं तो यह हमारे बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है और हमें इसे कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेट करता है। हैबिट ट्रैकिंग का साइकोलॉजी पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि यह एक विजुअल प्रूफ देता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जब हम कोई हैबिट डेवलप कर रहे होते हैं तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी होती है, नेवर ब्रेक द चेन, यानी लगातार अपनी हैबिट को बनाए रखें और किसी भी हाल में इसे तोड़ने से बचें। अगर कभी एक दिन आपकी हैबिट छूट भी जाए
तो इसे दोबारा जारी रखें और नेवर मिस ट्वाइस के प्रिंसिपल को फॉलो करें। इसका मतलब है कि अगर आप एक दिन जिम नहीं जा पाए तो अगले दिन इसे ज़रूर करें ताकि ये पैटर्न टूटे नहीं। एक और पावरफुल तरीका है विजुअल क्यूज़ का यूज़ करना। जब हम अपनी प्रोग्रेस को फिजिकल रूप से देखते हैं, जैसे कि कैलेंडर पर टिक मार्क लगाना, ऐप्स में प्रोग्रेस ट्रैक करना या डेली चेकलिस्ट मेंटेन करना, तो हमारा दिमाग नेचुरली उस हैबिट को जारी रखने के लिए इंस्पायर होता है। हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। अकाउंटेबिलिटी किसी भी हैबिट को स्टिक करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब कोई और व्यक्ति हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहा होता है तो हम अपनी हैबिट को छोड़ने की संभावना को कम कर देते हैं। ये सोशल एक्सपेक्टेशंस और पीयर प्रेशर का एक पॉजिटिव यूज़ है जिसे हैबिट फॉर्मेशन में अप्लाई किया जा सकता है। जेम्स क्लियर ने हैबिट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आप अपनी हैबिट को लेकर किसी और के सामने कमिटमेंट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने किसी दोस्त को बताएं कि आप हर हफ्ते कितने दिन वर्कआउट करेंगे। अगर आप अपना गोल पूरा नहीं करते तो आपको कोई पेनल्टी देनी होगी, जैसे कि पैसे दान करना या कोई अनवांटेड टास्क करना। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की मदद से इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस सेट की जा सकती हैं, जो हैबिट फॉर्मेशन को आसान बनाती हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस को देख रहा होता है तो आप नेचुरली अपनी हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए इंस्पायर होते हैं। एडवांस टैक्टिक्स, हाउ टू गो फ्रॉम बीइंग मियरली गुड टू बीइंग ट्रूली ग्रेट। द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट। हर इंसान में कोई ना कोई विशेष प्रतिभा होती है, लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि कब जीन्स मायने रखते हैं और कब नहीं। किसी भी स्किल या हैबिट को डेवलप करने में हमारी जेनेटिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ लोग नेचुरली तेज़ दौड़ सकते हैं, कुछ को मैथमेटिकल रीजनिंग में आसानी होती है, तो कुछ लोगों की मेमोरी एक्सेप्शनल होती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफलता के लिए सही वातावरण में सही आदतों को विकसित करना ज़रूरी है। जब हम अपनी प्राकृतिक क्षमताओं के अनुसार आदतें चुनते हैं तो हमें उन्हें अडॉप्ट करना आसान लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नेचुरली एनालिटिकल है तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़े हैबिट्स को डेवलप करना आसान होगा। लेकिन अगर कोई क्रिएटिव है तो उसे आर्ट, म्यूज़िक या राइटिंग से जुड़ी हैबिट्स जल्दी डेवलप होंगी। इसलिए हैबिट फॉर्मेशन में सबसे पहला कदम राइट हैबिट को चुनना है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी और स्ट्रेंथ्स के अनुसार हैबिट्स को चुनते हैं तो आप नेचुरली बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सही हैबिट चुनने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपको कौन से टास्क्स एफर्टलेसली एंजॉयबल लगते हैं। अगर कोई काम आपको बोरिंग लगता है तो चांसेस हैं कि वह आपकी नेचुरल एबिलिटी से मैच नहीं करता। द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। हैबिट्स को मेंटेन करना केवल डिसिप्लिन से नहीं बल्कि मोटिवेशन से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए कैसे रखा जाए। इसका उत्तर है गोल्डीलॉक्स रूल। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें ऐसी चैलेंजेस को चुनना चाहिए जो ना बहुत आसान हो और ना बहुत मुश्किल, बल्कि हमारे करंट स्किल लेवल से थोड़ी ऊपर हो। अगर कोई टास्क बहुत आसान होगा तो हम जल्दी बोर हो जाएंगे, और अगर बहुत मुश्किल होगा तो हम फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई टास्क हमारे एबिलिटी से थोड़ा चैलेंजिंग होगा तो हमारा माइंड उसे नेचुरली इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग पाएगा। इसे ऑप्टिमल चैलेंज लेवल कहा जाता है, जहां मोटिवेशन हाईएस्ट होती है। जेम्स क्लियर ने इस कॉन्सेप्ट को स्किल और चैलेंज के बैलेंस से समझाया है। जब हम किसी काम में परफेक्ट स्किल डेवलप कर लेते हैं तो हमें उसे और चैलेंजिंग बनाने की ज़रूरत होती है ताकि बोर्डम ना आए। इसलिए जब भी आप किसी हैबिट में मास्टरी हासिल कर लें तो उसे थोड़ा और चैलेंजिंग बनाएं ताकि आप इंगेज्ड रह सकें। द डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। हैबिट्स पावरफुल होती हैं, लेकिन इनके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जब कोई हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं करते। यह हैबिट ऑटोमेशन का डाउन साइड है। हमारे एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं लेकिन ग्रोथ रुक जाती है। इससे बचने के लिए हमें अपनी हैबिट्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए और देखें कि क्या हम उसी लेवल पर स्टक हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई एथलीट एक ही तरीके से प्रैक्टिस करता रहता है तो वह एक लेवल के बाद प्रोग्रेस करना बंद कर देगा। इसे प्लेटू इफेक्ट कहते हैं। इसका समाधान डिलिब्रेट प्रैक्टिस है। हैबिट को ऑटोमेटिक मोड में करने के बजाय
उसमें इंटेंशनल इम्प्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करें। जैसे कि कोई राइटर अगर हर दिन लिखता है तो उसे अपने राइटिंग स्टाइल में वेरिएशंस लाने चाहिए ताकि वह ग्रोथ एक्सपीरियंस कर सके। कंक्लूजन, द सीक्रेट टू रिजल्ट्स दैट लास्ट। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स के अंत में यह समझाते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का राज ये नहीं है कि आप एक बार मैसिव बदलाव करें, बल्कि यह है कि आप छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को लगातार बनाए रखें। हैबिट्स सिर्फ टेम्पोररी चेंजेस के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। हैबिट्स एंड आइडेंटिटी। किसी भी बदलाव को सस्टेनेबल बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम सिर्फ अपने गोल्स पर ध्यान न दें, बल्कि उस पर्सन पर फोकस करें जो हम बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पर्सन फिट होना चाहता है तो उसे सिर्फ वेट लॉस के गोल पर ध्यान देने के बजाय खुद को मैं एक फिट व्यक्ति की आइडेंटिटी से जोड़ना चाहिए। जब कोई हैबिट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जेम्स क्लियर इस पॉइंट को रीइंफोर्स करते हैं कि लॉन्ग टर्म चेंज के लिए हमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बजाय आइडेंटिटी शिफ्ट पर काम करना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने हैबिट्स को लगातार मेंटेन करें और उन्हें अपनी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बना लें। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट और हैबिट एवोल्यूशन। सक्सेस कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार जब आप किसी हैबिट को डेवलप कर लेते हैं तो यह ज़रूरी है कि आप उसे इवॉल्व करते रहें। अगर आप एक ही लेवल पर बने रहते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब सिर्फ नई हैबिट्स डालना नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग हैबिट्स को रिफाइन और ऑप्टिमाइज करना भी है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि यह प्रक्रिया कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स धीरे धीरे बड़ा फर्क लाती हैं। हैबिट्स हमें शॉर्ट टर्म में छोटे रिजल्ट्स देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं। मास्टरिंग द सिस्टम, नॉट जस्ट रीचिंग द गोल। बहुत से लोग सिर्फ गोल्स पर फोकस करते हैं, लेकिन रियल सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपनी सिस्टम को ऑप्टिमाइज करते हैं। गोल्स पर आधारित सोचना अक्सर टेम्पररी सक्सेस देती है, लेकिन सिस्टम बेस्ड थिंकिंग हमें लाइफ लॉन्ग सक्सेस की ओर ले जाती है। अगर हम सिर्फ गोल अचीव करने के बारे में सोचेंगे तो जब वह पूरा हो जाएगा तब मोटिवेशन खत्म हो सकती है। लेकिन अगर हम अपने सिस्टम पर ध्यान देंगे तो हम एक सस्टेनेबल प्रोग्रेस बनाए रख सकते हैं। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि हैबिट्स एक फीडबैक लूप की तरह काम करती हैं। जितना आप अपनी हैबिट्स को रीइंफोर्स करेंगे, उतना ही वे आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करेंगी। एटॉमिक हैबिट्स की कोर मैसेज यही है कि छोटे बदलाव ही सबसे बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। हैबिट्स को सिर्फ टेम्पोररी सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी शिफ्ट के लिए डेवलप करें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, हैबिट्स को ऑप्टिमाइज करें और गोल बेस्ड थिंकिंग के बजाय सिस्टम बेस्ड थिंकिंग अपनाएं। यही द सीक्रेट टू रिजल्ट्स दैट लास्ट है। कंसिस्टेंट स्मॉल इंप्रूवमेंट्स जो धीरे धीरे आपकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।